चलिए साथियों, शुरू करते हैं हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के जितने भी जीके सेट्स हैं उनको वन बाय वन करेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि आरआरबी एनटीपीसी 5/1/2021 को थर्ड शिफ्ट में जो कंडक्ट हुआ था पेपर, उसमें जो जीके क्वेश्चंस हैं उनके बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे। गाइस, ये सीरीज़ रेलवे और एसएससी के लिए आपके लिए रामबाण साबित होगी। इस सीरीज़ में हम जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको तो डिस्कस करेंगे ही, उन्हीं के साथ साथ जो भी ऑल अदर फैक्ट्स हैं उनके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे, जिससे कि ये आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा करेगा और आपको मेमोराइज करने में भी आसानी होगी। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन, दैट इज एलिफेंटा गुफाएं कहाँ स्थित है? ये है घारपुरी, महाराष्ट्र में, जो कि मुंबई में स्थित है। इसका जो निर्माण है वो 5वीं से 8वीं शताब्दी के बीच माना जाता है। यहाँ शैव धर्म से जुड़ी मूर्तियाँ मिली, विशेषकर शिव की महेश मूर्ति। इनकी अगर बात करें मुख्य आकर्षण इसमें, तो वो है शिव की मूर्ति जो कि त्रिमूर्ति के नाम से प्रसिद्ध है। एलिफेंटा गुफाएं जो है वो 1987 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित की गई। इनके जो यहाँ पर जो पुर्तगाली शासन हुआ था पहले, तो पुर्तगालियों के शासन में इन गुफाओं को एलिफेंटा कहा गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 1974 में की गई रेलवे हड़ताल का नेतृत्व किसने किया? यह है जॉर्ज फर्नांडिस। जॉर्ज फर्नांडिस कर्नाटक से संबंधित थे और इनका राजनीति में एक महत्वपूर्ण योगदान था। ये आपातकाल के दौरान यानी कि 1975 से 1977 के दौरान इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ मुखर रहे और कई बार गिरफ्तार हुए। ये अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में रक्षा मंत्री बने और 1998 में जो पोखरण परमाणु परीक्षण हुआ उसमें इन्होंने मुख्य भूमिका निभाई। उसके बाद कारगिल युद्ध में भी ये रक्षा मंत्री रहे। कारगिल युद्ध के समय ये रक्षा मंत्री थे और भारतीय सेना के समर्थन में सक्रिय रहे। ये बिहार के कहाँ से? मुजफ्फरपुर से सांसद रहे। इनका निधन 29 जनवरी 2019 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, दूरभाष प्रणाली के संदर्भ में ADSL का पूर्ण रूप क्या है? इसका जो फुल फॉर्म है वो है एसिमेट्रिकल डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। गाइस, ये होती क्या है? यह एक प्रकार की इंटरनेट कनेक्टिविटी तकनीक है जो डिजिटल सिग्नल्स को टेलीफोन लाइन के माध्यम से भेजने का कार्य करती है। ठीक है, इनकी जो विशेषता है वो ये है कि इसमें डाउनलोडिंग लिंक यानी कि डाउनलोड जो स्पीड है वो अपलोडिंग स्पीड से अधिक होती है। मतलब डाउनलोडिंग जो स्पीड है वो अपलोडिंग से ज़्यादा होगी। किसमें? इस टेक्निक में। ठीक है, यह तकनीक मुख्य रूप से घरों और छोटे कार्यालयों में उपयोग की जाती है। कौन सी? ADSL। ADSL कनेक्शन में डाउनलोड स्पीड जो है वो 8 Mbps के आसपास आती है। कितनी? 8 Mbps के आसपास होती है और अपलोडिंग स्पीड जो है वो 1 Mbps के अक्रॉस होती है। इसमें वायरलेस इंटरनेट से अलग होती है। ये एक कनेक्शन वायर्ड होते हैं, इनमें यानी कि वायर की रिक्वायरमेंट होती है और टेलीफोन लाइनों के माध्यम से कार्य करते हैं। लेकिन टेलीफोन कॉल्स और इंटरनेट उपयोग दोनों एक साथ संभव होते हैं। इनमें ये एक तरीके से कम लागत की होती है और इनकी जो नेटवर्क की सीमा है ये विशेषकर दूरियों के अनुसार घटती है। यानी कि ADSL का कनेक्शन की गुणवत्ता जो है वो दूरियों के अनुसार घटती है। ठीक है, थोड़ी सी स्पीड इनकी कम होती है और ये एक अधिकांश स्थानों पर जहां उपलब्ध होती है जहां टेलीफोन नेटवर्क पहले से ही अवेलेबल होते हैं। नेक्स्ट आता है, 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान त्यागपत्र देने वाले मंत्री का नाम बताइए। इनका नाम है VK कृष्ण मेनन। ये केरल के त्रिशूर जिले से संबंधित थे। कहाँ से? त्रिशूर, केरल के त्रिशूर से संबंधित थे और इन्होंने 1962 भारत चीन युद्ध हुआ था तब ये उस दौरान रक्षा मंत्री थे। 1962 के दौरान ये रक्षा मंत्री थे, जिसमें उन्होंने काफ़ी विवादास्पद रही इनकी भूमिका। ठीक है, और इन्होंने जब चीन से युद्ध में भारत की पराजय के बाद में काफ़ी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा, तो इन्होंने अपने पद से यानी कि रक्षा मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। ठीक है, इनके जो भारतीय विदेश सेवा में भी सक्रिय रहे और संयुक्त राष्ट्र में इन्होंने स्थायी प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया। इन्होंने VK कृष्ण मेनन ने, और इनका जो निधन है वो 6 अक्टूबर 1974 को हुआ था।
बात करते हैं पोंगल किस राज्य का एक उपक्रम है। पोंगल जो है वो तमिलनाडु में मनाया जाता है। पोंगल पोंगल का एक पोंगल एक प्रमुख तमिल हिंदू त्यौहार है जो फसल की कटाई के समय मनाया जाता है। विशेष रूप से तमिलनाडु में मनाया जाता है। ये एक तरीके से हर साल जनवरी में 14 जनवरी के आसपास मनाया जाता है। ठीक है, 14 जनवरी के आसपास मनाया जाता है। इसका जो पोंगल का जो अर्थ होता है वो होता है उबालना, यानी कि ये शब्द पकवान बनाने के साथ जुड़ा हुआ है। खास तौर पर चावल के पकवान को पोंगल के रूप में बनाया जाता है। अब और बात करें अन्य, जैसे ये एक प्रमुख पर्यटन का केंद्र है। इसी अवसर पर पोंगल के जो विशेष अवसर पर यहाँ पर तमिलनाडु में जल्लीकट्टू का आयोजन होता है, जहाँ पर बैलों की दौड़ होती है। ठीक है, और इस दिन तमिलनाडु में पारंपरिक लोक नृत्य जैसे कुचिपुड़ी कुचिपुड़ी कथकली, ठीक है, ये ऐसे जो नृत्य हैं वो प्रस्तुत किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पौधों में किस ऊतक के माध्यम से पानी जड़ से पत्तियों तक पहुंचता है। आंसर है जाइलम। जाइलम पौधों में वह ऊतक है जो जल और खनिज तत्वों को जड़ों से और पौधों के अन्य हिस्सों तक पहुंचाने का कार्य करता है। ठीक है, यह पौधों के एक तरीके से यूनिडायरेक्शनल, यानी कि ये केवल एक ही दिशा में पोषक तत्वों को और जलों को पहुंचाने का कार्य करता है। कौन? जाइलम। इनका जो मुख्य कार्य है वो पानी और खनिज को जड़ों से लेकर पत्तियों और अन्य अंगों तक पहुंचाना है, और यह एक तरीके से वर्टिकल रूप में जल का संचरण करता है, यानी ऊर्ध्वाधर तरीके से जल का संचरण करता है। इनकी संरचना की बात करें तो जाइलम जो है वो जाइलम में मुख्य रूप से 4 प्रकार के टिश्यूज होते हैं। कौन कौन से? ट्रैकाइट्स, वेसल एलिमेंट्स, फाइबर्स और पैरेन्काइमा। ट्रैकाइट्स की बात करें तो ये एक नलिका जैसी कोशिकाएं होती है जो जल और वाटर और मिनरल के संचरण में मदद करती है। वेसल्स यानी कि वेसल्स की बात करें तो ये ट्रैकाइट से बड़ी कोशिका होती है जो जल का तेज प्रवाह सुनिश्चित करती है। जल को तो ये भी लेकर जाती है ट्रैकाइट्स, बट इसमें जो स्पीड होती है वो काफ़ी तेज होती है। किसमें? वेसल में। फाइबर्स की बात करें तो ये कठोर कोशिकाएं होती है और जाइलम को संरचनात्मक समर्थन देती है, यानी कि जो जाइलम टिश्यूज़ हैं उनको बाहरी वातावरण से इनको सपोर्ट देती है, और एक तरीके से इनका जो स्ट्रक्चर सपोर्ट है वो फाइबर का काम होता है। ठीक है, नाम से स्पष्ट है कि फाइबर यानी किसी चीज़ से प्रोटेक्ट करना। अब आता है पैरेन्काइमा ये कोशिकाएं जल और खनिजों का भंडारण करती है, यानी कि पैरेन्काइमा जो है इनका जो प्राइमरी काम है वो है स्टोरेज करना। किसका? जल और खनिज का। ठीक है, बात आती है यानी कि ट्रैकिट्स, वेसल, और मैं दोबारा लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, कि जाइलम के 4 प्रकार से ऊतक होते हैं। कौन कौन से? ट्रैकिट्स, वेसल एलिमेंट, फाइबर और पैरेन्काइमा। ट्रैकाइट्स की बात करें तो ये नलिका जैसी कोशिकाएं होती है और जल और खनिजों के संचरण में मदद करती हैं। वेसल की बात करें तो इनकी थोड़ी स्पीड तेज हो जाती है। वी से हम वेलोसिटी के हिसाब से याद कर सकते हैं, यानी कि स्पीड को तेज कर देती है। किनको? जल और पोषक तत्वों को पहुंचाने में, यानी कि जल का जो प्रवाह होता है वो मेनली जल का प्रवाह को तेज करती है। कौन सी? वेसल नलिकाएं। ठीक है, फाइबर्स जो है फाइबर प्रोटेक्शन के काम आता है, यानी कि इनको ये जाइलम ऊतक को ये एक तरीके से स्ट्रक्चरल सपोर्ट देने का काम करती हैं। और पी से याद करते हैं पैरेन्काइमा, जो कि इसका हम ऐसे याद कर सकते हैं कि इनका जो प्राइमरी काम है वो है स्टोरेज करने का। क्या करने का? स्टोरेज करने का। कौन क्या क्या? ये जल को और खनिजों यानी कि मिनरल्स का स्टोरेज करती है। यानी कि कंडक्शन की बात करें तो इसमें जो पानी का प्रवाह है वो मुख्य रूप से संकेंद्रित दाब यानी कि रूट प्रेशर से होता है। रूट प्रेशर और वेपोराइजेशन वाष्पोत्सर्जन यानी कि ट्रांसपायरेशन के द्वारा होता है इसमें। ठीक है, तो ये होता है जाइलम का काम। और सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है कि ये यूनिडायरेक्शनल होते हैं, यानी कि एक ही दिशा में जल का प्रवाह होता है, यानी कि जड़ से पत्तियों तक जल का प्रवाह होता है जाइलम में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 2019 में 11वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया। तो ये उस टाइम जो पेपर लगा था
तो ये 2019 का क्वेश्चन है, तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर भी हम इसके आंसर की बात करते हैं। ब्राज़ीलिया। ब्राज़ीलिया जो है वो ब्राज़ील की राजधानी है, ठीक है। इसे 1987 में यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। किसको? ब्राज़ीलिया शहर को, ठीक। और क्योंकि ये वास्तुकला और इसकी जो शहर की योजना है उसके हिसाब से इसको धरोहर माना गया यूनेस्को की तरफ से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इंटरनेट का उपयोग करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ये होती है अद्वितीय आईपी एड्रेस, यानी कि यूनिक आईपी एड्रेस। इसका मतलब क्या होता है? आईपी एड्रेस, इंटरनेट के बारे में पता होगा कि आपको ये कि दुनिया भर में जितने भी लाखों कंप्यूटर्स हैं और जितने भी डिवाइसेस हैं उनको आपस में जोड़े रहने का एक वैश्विक नेटवर्क है, एक यूनिवर्सल नेटवर्क है इंटरनेट, जो कि डेटाओं के सूचना के आदान प्रदान के लिए महत्वपूर्ण माध्यम निभाता है। इंटरनेट के माध्यम से हम वेब ब्राउजिंग, सोशल मीडिया, ईमेल, ऑनलाइन शॉपिंग, वीडियो स्ट्रीमिंग आदि कार्य कर सकते हैं। आईपी एड्रेस की बात करें तो आईपी एड्रेस जो है वो एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है, एक नंबर है जो कि आइडेंटिफाई करता है कि आपकी डिवाइस कौन सी डिवाइस कैसे जुड़ी हुई है, ठीक है। आईपी एड्रेस के द्वारा हम इंटरनेट पर डिवाइसों के बीच डेटा को ट्रांसमिशन कर सकते हैं, ठीक है। यह एक विशेष प्रकार का नेटवर्क एड्रेस जैसा कार्य करता है जो डिवाइस की पहचान करता है और इंटरनेट से जुड़े अन्य डिवाइसों से संवाद करने में मदद करता है। आईपी एड्रेस की बात करें तो इसमें दो प्रकार के आईपी एड्रेस होते हैं। कौन कौन से? एक IPv4 और एक IPv6, ठीक है। IPv4 की बात करें तो इसमें 32 बिट्स होती हैं। कितनी? 32 बिट्स होती हैं, और जो कि 4 अंकों वाले सेगमेंट में विभाजित होती हैं, जैसे 192.168.001, ठीक है। तो 0.01 भी आ रहा है, थोड़ा पेन नहीं चल रहा है इस पर, ठीक है। तो और IPv6 की बात करें तो इनमें 128 बिट्स होती हैं। कितनी? 128 बिट्स, जो कि अधिक संख्या में डिवाइसों को जोड़ने में सक्षम बनाते हैं। आईपी एड्रेस का काम यही है कि ये एक यूनिक आईपी एड्रेस होता है हर एक डिवाइस में, जो कि उसे नेटवर्क पहचान करने में मदद मिलती है उससे, ठीक है। नेक्स्ट बात, अच्छा, आईपी एड्रेस और डीएनएस में क्या अंतर है? यानी कि डोमेन नेम सिस्टम। आईपी एड्रेस तो मैंने अभी आपको बताया, डीएनएस होता है एक डोमेन नेम सिस्टम, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जैसे आपने देखा होगा google.com, तो डीएनएस सिस्टम द्वारा डोमेन जो नेम होता है यानी google.com को आईपी एड्रेस में बदला जाता है, ताकि ब्राउज़र जो है वो इंटरनेट पर सही वेबसाइट को ढूंढ सके। जैसे फॉर एग्जांपल जब आप google.com टाइप करते हैं तो डीएनएस यानी कि डोमेन नेम सिस्टम इसे संबंधित आईपी एड्रेस जैसे 216.58.214.14 में बदल देता है, ठीक है। तो एक तरीके से ये कनेक्टिविटी प्रदान करने का काम करता है। आईपी एड्रेस का अगर एक समझे इसको सरल वे में, तो वो ये है कि वेबसाइट की जानकारी को प्राप्त करना, डिवाइसों के बीच डेटा ट्रांसफ़र और नेटवर्क की स्थिति की निगरानी और ट्रैकिंग और सुरक्षा उपायों के लिए यूज़ किया जाता है। ये पब्लिक भी होता है और प्राइवेट भी होता है, दोनों तरीके से होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने किस रियासत को चेरी नाम दिया? इसे नाम दिया अवध रियासत को। अवध रियासत को चेरी नाम दिया किसने? लॉर्ड डलहौजी ने। अब जैसे बात करें भारत में जैसे गवर्नर जनरल की, तो सबसे पहले गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग। कौन? वॉरेन हेस्टिंग, जिनका समय था 1773 से 1785 तक, ठीक। और इनके टाइम पे वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पे भारतीय प्रशासन की व्यवस्था में सुधार करने के लिए इनको माना जाता है। उन्होंने भारत में पहले गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किया और प्रशासनिक सुधारों की शुरुआत की। फिर लॉर्ड कर्जन की बात करें तो लॉर्ड कर्जन जो है वो 1899 से 1905, ठीक है, 1899 से 1905 लॉर्ड कर्जन रहे। इनके टाइम पर भारत में शिक्षा, कला और संस्कृति के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण सुधार हुए। लॉर्ड माउंटबेटन की बात करें, मतलब जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड बहुत इम्पोर्टेंट है, हम उन्हीं के बारे में डिस्कस कर रहे हैं।
लॉर्ड माउंटबेटन। माउंटबेटन का कार्यकाल रहा वो 1947 यानी स्वतंत्रता के टाइम से 1947 से 1948 के बीच रहा। इसमें माउंटबेटन ने भारत के विभाजन और स्वतंत्रता प्राप्ति के समय गवर्नर जनरल के रूप में इन्होंने भूमिका निभाई और भारतीय उपमहाद्वीप के विभाजन का जो मार्ग है वो प्रशस्त किया और 15 अगस्त 1947 को भारत की स्वतंत्रता का ऐलान किया। किसने? लॉर्ड माउंटबेटन ने। अब एक और आते हैं जैसे लॉर्ड रीडिंग, ठीक है, लॉर्ड रीडिंग। ये इनका जो कार्यकाल है वो 1921 से 1926 रहा, ठीक है। इस कार्यकाल में इन्होंने बहुत ज़्यादा राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान ये महत्वपूर्ण थे और भारतीय नेताओं के साथ वार्ता करने के लिए जाने जाते थे। कौन? लॉर्ड रीडिंग, ठीक है। और इसके बस और भी काफ़ी सारे गवर्नर जनरल हुए हैं जिन्हें हम बाद में किसी एक सेपरेट लेक्चर में देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस पहाड़ी के पश्चिमी सिरे पर भारतीय मरुस्थल स्थित है? आंसर है अरावली। अरावली पर्वतमाला भारत के पश्चिमी भाग में स्थित है। यह पर्वतमाला मुख्य रूप से राजस्थान में फैली हुई है, ठीक है। लेकिन इसके जो कुछ हिस्से हैं वो हरियाणा, गुजरात और दिल्ली में भी पाए जाते हैं। इसकी अगर हम लेंथ की बात करें तो ये 800 किलोमीटर के आसपास है, ठीक है। और यह भारत की प्राचीन और सबसे पुरानी पर्वतमाला है। हाइट की बात करें तो अरावली पर्वतमाला की जो औसत ऊंचाई है वो 600 से 900 मीटर के आसपास है और सब इसमें कुछ चोटियां जो है वो ज़्यादा ऊंची भी है, जिनमें गुरु शिखर की बात करते हैं तो गुरु शिखर जो है उसकी जो सबसे ऊंची चोटी अरावली पर्वतमाला की है गुरु शिखर, जो कि 1722 मीटर। ये कहाँ पर है? राजस्थान में कहाँ पे? माउंट आबू में ही दिलवाड़ा के जैन मंदिर मिलते हैं। अब इनका जो अरावली का जो फॉर्मेशन है वो 2.5 अरब साल पहले हुआ था और यह हिमालय के मुकाबले काफ़ी पुरानी पर्वतमाला श्रेणी है, लेकिन अब इसमें एरोजन यानी क्षरण की प्रक्रिया चल रही है, इसलिए इनकी ऊंचाई में कमी आ रही है। अगर हम भौतिक और पर्यावरणीय महत्व के अनुसार देखें तो अरावली पर्वतमाला जो है वो भारतीय उपमहाद्वीप के प्रमुख जलवायु क्षेत्रों को अलग करती है। जैसे यह गंगा ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली को सिंधु नदी प्रणाली से अलग करती है। इससे सिंधु नदी प्रणाली से अलग करती है, ठीक है। खनिज की बात करें अरावली पर्वतमाला में तो इसमें संगमरमर, लोहा, आयरन यानी कि कोयला, जिप्सम, कई प्रकार के ऐसे खनिज मिलते हैं, लेकिन मेनली संगमरमर, लोहा, कोयला और जिप्सम ये अरावली श्रेणी में मिलते हैं। बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो इनमें कई प्रकार के वन्य जीव होते हैं और जो माउंट आबू की हमने बात की थी, माउंट आबू का जो सैनवरिक क्षेत्र है और अरावली का जो अन्य पर्वतीय क्षेत्र है वो जैविक विविधता का खजाना है, ठीक है। माउंट आबू में दिलवाड़ा के जैन मंदिर हैं और माउंट आबू का ही एक राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन है, ठीक है। सिलसिला झील और वडिया के किले जो है वो यहाँ पर ऐतिहासिक पर्यटन स्थल हैं अरावली पर्वतमाला श्रेणी में माउंट आबू में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, तापमान में कितनी वृद्धि की जाए कि जिससे उसकी प्रतिक्रिया की दर दुगनी हो जाती है? आंसर है 10 डिग्री सेंटीग्रेड। गाइज ये रेट कांस्टेंट के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण है। कैसे कि रासायनिक कोई भी केमिकल रिएक्शन की जो रेट है यानी कि जो उसकी जो स्पीड है यानी गति, वो आमतौर पर तापमान के साथ बढ़ती है। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा रिएक्शन भी इंक्रीज होती जाएगी। अगर हम तापमान में 10 डिग्री सेंटीग्रेड की बढ़ोतरी करते हैं 10 डिग्री सेंटीग्रेड की बढ़ोतरी करते हैं तो जो रेट कांस्टेंट है कौन सा के, वो भी लगभग 2 टाइम्स हो जाता है, ठीक है। और इन यानी कि अगर इन और अच्छे से समझें तो जब किसी भी रासायनिक प्रतिक्रिया का तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाना है तो जो अभिक्रिया की गति स्थिरांक है यानी कि रेट कांस्टेंट है ऑफ दैट केमिकल रिएक्शन वो लगभग 2 गुना हो जाता है। यह सिद्धांत एक सामान्य नियम के रूप में स्वीकार किया जाता है और अधिकांश रासायनिक प्रतिक्रियाओं में लागू होता है। अब बात करें कि कैसे इफेक्ट करता है, क्योंकि जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे
जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो जो मॉलिक्यूल्स हैं, छोटे छोटे कण हैं, छोटे छोटे कण हैं, उनके बीच में जो गति है वो तेज होगी और इससे ये आपस में टकराएंगे। इससे क्या करेंगे, आपस में टकराएंगे। ठीक है। और टकराने की वजह से इनकी जो अभिक्रिया की दर है वो भी बढ़ जाती है। तो इसलिए कह सकते हैं कि जैसे अगर किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को अगर 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर होती है कोई रासायनिक अभिक्रिया, अगर उसे हम 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं तो उसकी प्रतिक्रिया की दर दुगनी हो जाती है। 40 पर करते हैं तो लगभग 3 गुनी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। किसने लंदन में हुए पहले गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया? ये है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस। बात करें गोलमेज सम्मेलन की तो पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1930 से 1931 में। ठीक है। और दूसरा हुआ था 1931 से, दूसरा कब हुआ था, 1 सेकेंड, दूसरा 1931 में हुआ था। पहला तो हुआ था 1930 में और दूसरा हुआ था 1931 में। 1930 वाला जो गोलमेज सम्मेलन है वो लंदन में आयोजित हुआ था। इसमें ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत के राजनीतिक भविष्य पर चर्चा करने के लिए आयोजित किया गया था ये सम्मेलन, यानी कि फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो भारत में स्वशासन देने के बारे में विचार विमर्श करना था। ठीक है। लंदन में ये आयोजित हुआ था। इनके जो मुख्य बिंदु, जो मुद्दे रहे इस टाइम, वो ये थे कि भारतीय कांग्रेस ने इस सम्मेलन में भाग नहीं लिया। क्यों? क्योंकि वो पहले से ही नमक सत्याग्रह आंदोलन के तहत ब्रिटिश शासन का विरोध कर रहे थे। और इस सम्मेलन में वैसे तो कई भारतीय प्रतिनिधियों ने के अलावा कई ब्रिटिश अधिकारियों ने भाग लिया था। जैसे प्रतिनिधि के तौर पर बात की जाए तो लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी और नेहरू जी, इन्होंने इनका प्रतिनिधित्व किया था भारतीय राजनीति के प्रमुख नेताओं के तरफ से। ठीक है। और लेकिन अगर फैक्ट की बात करें तो जब ये पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था तो इनका कोई ठोस नतीजा निकला नहीं था। क्यों? क्योंकि भारतीय पक्ष ने यह महसूस किया कि ब्रिटिश सरकार अपने मूल इरादों से हटने के लिए तैयार नहीं है। इसके बाद दूसरे गोलमेज सम्मेलन की बारी आई जो कि 1931 में हुआ था। कब हुआ था? 1931 में, जिसमें महात्मा गांधी ने भाग लिया, लेकिन फिर भी कोई समाधान नहीं निकल पाया। ठीक है। तो अगर हम बात करें परिणाम की तो परिणाम इसके ये निकले कि जो गोलमेज सम्मेलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए महत्वपूर्ण था, इसमें ब्रिटिश सरकार के सामने भारतीय प्रतिनिधियों की बात रखी गई और भारतीय राजनीतिक नेतृत्व ने ब्रिटिश साम्राज्य का विरोध किया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट आता है इसी में अगर हम बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तो इसकी जो स्थापना है वो 28 दिसंबर 1985 को हुई थी। सॉरी, 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। ठीक है। किसकी? इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना। अब जो ये स्थापना के टाइम पर कौन इनके महासचिव थे, वो A.O. ह्यूम थे, यानी कि गोपाल कृष्ण गोखले के मार्गदर्शन में A.O. ह्यूम इंडियन नेशनल कांग्रेस के फर्स्ट प्रेसिडेंट बनाए गए, या फिर यूँ कहे ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सचिव रहे। ठीक है। इनका जो मुख्य उद्देश्य था वो संवैधानिक सुधार करना था। ठीक है। यानी कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का मुख्य उद्देश्य था भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन भारतीयों की राजनीतिक और सामाजिक स्थिति में सुधार करना था, जिससे कि भारतीयों के लिए संवैधानिक सुधार प्राप्त हो सके। इनका जो पहला जो नेतृत्व रहा, इनके जो पहले अध्यक्ष थे वो तो थे वाइजन, लेकिन और उसी टाइम पहले महासचिव बनाए गए A.O. ह्यूम। लेकिन धीरे धीरे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो नेतृत्व है वो ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा जो किया जा रहा था, वो धीरे धीरे भारतीय नेता ने इनकी बागडोर संभालने का काम किया। अब इनमें जो मुख्य घटनाएं हुई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के टाइम पे वो ये थी कि 1906 में विभाजन हुआ कांग्रेस का, जिसमें कि गरम दल और नरम दल दो गुटों में बट गए। और 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। ये कांग्रेस के टाइम की बात है कि जब 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो इस टाइम ब्रिटिश जनरल डायर जो अमृतसर के जलियांवाला बाग में इन्होंने कई गोलीबारी से कई भारतीयों के बीच में ब्रिटिश शासन के खिलाफ गहरी नफरत पैदा कर दी। और इसके बाद जो है कांग्रेस का आंदोलन वो काफ़ी तेज हो गया था। स्वतंत्रता संग्राम में जो गांधी जी का जो नेतृत्व रहा है, जैसे नमक सत्याग्रह, नमक कानून, भारत छोड़ो आंदोलन जैसे प्रमुख रहे। 1942 में उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन का भी आह्वान किया था, जिससे कि अंग्रेज यहाँ से चले जाएं। और नेहरू गांधी परिवार काफ़ी योगदान रहा है इस टाइम। ठीक है। और इसी बीच ये हमने गोलमेज सम्मेलन की बात की थी कि 1930 में
और 1931 में पहला और दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। और फाइनली जब ये सब चल रहा था तो अंतिम चरण में 1947 में हमें स्वतंत्रता प्राप्ति हुई, जो कि 15 अगस्त 1947 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रयासों से स्वतंत्रता प्राप्त हुई। इतिहास के अनुसार देखा जाए तो आज़ादी के बाद जो है वो कांग्रेस पार्टी ने भारत की पहली सरकार बनाई और जवाहरलाल नेहरू को पहले प्रधानमंत्री के रूप में चुना। दक्कन के पठार में किस प्रकार की मिट्टी अधिक पाई जाती है? ये है काली मिट्टी। काली मिट्टी प्राय काले रंग की होती है। इसमें उच्च मात्रा में मिट्टी की नमी को रोकने की क्षमता होती है। यह चूना और लोहा से भरपूर होती है। इसमें मुख्य रूप से कपास, सोयाबीन, तुअर दाल और तंबाकू जैसी खेती होती है। रेतीली मिट्टी की बात करें तो यह मिट्टी हल्की और कड़ी होती है और ये जो पानी, वाटर और एयर को के लिए परमिएबल होती है, यानी कि आसानी से इसमें पानी और हवा समा जाते हैं। जैसे गेहूँ, चावल, कद्दू, इन अन्य साग सब्जियों के लिए ये रेतीली मिट्टी यूज़ होती है। लाल मिट्टी की बात करें तो इसका जो रंग है वो लाल होता है। इसमें आयरन और एल्यूमिनियम का उच्च स्तर होता है। लेकिन यह जो मिट्टी है वो रिच होती है, लेकिन इसमें नमी की कमी होती है। इसका जो यूज़ है लाल मिट्टी का वो चाय, कॉफ़ी और आलू जैसी फसलें के लिए इनके उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसके द्वारा कोई एकल कोशिका स्वयं को दो हिस्सों में विभाजित करती है। आंसर है द्विविभाजन, यानी कि बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन के बारे में बात करें तो बाइनरी फिजन एक प्रकार का रिप्रोडक्शन है जो मुख्यतः एक कोश के जीवों जैसे कि बैक्टीरिया में पाई जाती है। इस प्रक्रिया में एक कोशिका अपने गुणसूत्रों को दो समान भागों में विभाजित करती है, जिससे दो नई कोशिकाएं उत्पन्न होती है। बाइनरी फिजन की जो प्रोसेस है उनमें कुछ प्रोसेस शामिल है, कैसे सेल ग्रोथ, डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए सेपरेशन, सेल डिवीजन और टू न्यू सेल्स। बात करते हैं सेल ग्रोथ की, यानी कि कोशिका की वृद्धि। सबसे पहले कोशिका का आकार बढ़ता है और उसके अंदर के तत्वों की संख्या भी बढ़ती है। डीएनए की प्रतिकृति, यानी कि डीएनए का रेप्लिकेशन। कोशिका के अंदर डीएनए जैसे कि बैक्टीरिया में एकल क्रोमोसोम होते हैं कि जो प्रतिकृति है वो बढ़ती है, यानी कि रेप्लिकेशन फॉर्मेशन होता है, यानी डीएनए की दो प्रतियां बन जाती है। अब डीएनए का विभाजन होगा, यानी कि डीएनए सेपरेशन। डीएनए के सेपरेशन में क्या करेंगे कि दोनों जो डीएनए की प्रतियां जो बनी है वो एक दूसरे से अलग होकर के कोशिका के विपरीत सिरों पर स्थित होती है। फिर बाद में आता है सेल डिवीजन। इसके बाद कोशिका की जो मध्यवर्ती दीवार है वो एक दीवार बनती है जो कि दोनों भागों को अलग कर देती है और फाइनली दो नई सेल्स का निर्माण हो जाता है। ठीक है, बाइनरी फिजन के कुछ उदाहरण ऐसे हैं कि बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ में अमीबा इनके उदाहरण हैं बाइनरी फिजन के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था? भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था और यह एक एकीकृत अप्रत्यक्ष कर प्रणाली है जिसे, यानी कि इंटीग्रेटेड इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम है, जिसे भारत सरकार ने 1 जुलाई 2017 को लागू किया था। इसका उद्देश्य एक समान कर व्यवस्था प्रदान करना है जिससे व्यापार और कर भुगतान की प्रक्रिया सरल और पारदर्शी हो सके। जीएसटी की 3 श्रेणियां होती है, कौन कौन सी? एक सीजीएसटी, एक एसजीएसटी और एक आईजीएसटी। सीजीएसटी मतलब केंद्र सरकार की जीएसटी जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट अप्लाई करती है। एसजीएसटी का मतलब होता है राज्य सरकार की, जहां स्टेट का ऑथराइज होता है। और इंटर स्टेट जीएसटी का मतलब यह है कि एक राज्य से दूसरे राज्य में माल और सेवाओं का आदान प्रदान होता है तो आईजीएसटी लगाया जाता है। कुछ पदार्थों को जीएसटी से बाहर रखा गया है, जैसे खाद्य पदार्थ, स्वास्थ्य सेवाएं और शिक्षा, इनको जीएसटी से बाहर रखा गया है। और इनकी जो स्लैब की बात करें तो 4 तरह की स्लैब होती हैं, 5%, 5, 12, 18 और 28। ठीक है, 28% जीएसटी जो है ये सबसे हाईएस्ट स्लैब है, यानी कि जो महंगे उत्पादों पर लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल एवं अवशेष अधिनियम 1958 के तहत कोई संरचना कब प्राचीन मानी जाती है? वो तब मानी जाती है जब वो 100 वर्ष से पुरानी हो। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7। गरीबी हटाओ का नारा किस राजनेता ने दिया? ये दिया इंदिरा गांधी ने। इंदिरा गांधी ने 1971 में गरीबी हटाओ का नारा दिया। कब दिया? 1971 में।
और यह भारत सरकार की 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया। किसमें? 5वीं पंचवर्षीय योजना। यानी कि ये पंचवर्षीय योजना कब लागू हुई? 1974 से 1979 तक 5वीं पंचवर्षीय योजना चली थी। इस योजना का जो लक्ष्य है वो देश में गरीबी को समाप्त करने के लिए विभिन्न योजनाओं और उपायों को लागू करना है, जिसमें ग्रामीण विकास, नौकरी के अवसर, नकद सहायता और सस्ता अनाज, पंचायती राज व्यवस्थाओं को सशक्त करना और गरीबी रेखा पर ध्यान यानी कि बीपीएल पर ध्यान दिया गया। कृषि सुधार भी किए गए और वित्तीय सहायता और ऋण भी पर भी ध्यान दिया गया। तो ये रहा पंचवर्षीय योजना, जो कि 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आता है। 18वें क्वेश्चन की बात करें तो भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी पर स्थित है? यह है ब्रह्मपुत्र नदी पर। ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो एशिया की सबसे प्रमुख नदियों में से एक है, जो कि भारत, चीन और बांग्लादेश के क्षेत्रों से होकर गुजरती है। इसे सर्वश्रेष्ठ नदी के रूप में जाना जाता है और ये दुनिया की कुछ सबसे बड़ी जो नदियाँ हैं उनमें से एक है। प्रारंभ में अगर ब्रह्मपुत्र नदी की बात करें तो इसका जो उद्गम स्थल है वो तिब्बत, कहाँ से? वो तिब्बत से होता है। ठीक है, तिब्बत में स्थित कहाँ? मानसरोवर। मानसरोवर झील के पास से इसका उद्गम होता है और इसे तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सांगपो के नाम से जाना जाता है। किसको? ब्रह्मपुत्र नदी को। ठीक है, जब ये इंडिया में प्रवेश करती है तो इंडिया में ये अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है। अरुणाचल प्रदेश ईस्ट की साइड है, तो हम कह सकते हैं जब ये इंडिया में प्रवेश करती है तो अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है ये। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम ब्रह्मपुत्र यानी कि भारत में इसका नाम जो है वो ब्रह्मपुत्र हो जाता है। फिर ये बाद में आगे जा कर के ये बांग्लादेश में गिर जाती है। बांग्लादेश में जब ये जाती है तो इसका नाम जमुना रिवर हो जाता है। क्या हो जाता है? जमुना रिवर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कौन सा, जो ऑप्शंस दिए गए थे उनमें कौन सा एक ठंडा सर्दी मरुस्थल है यानी विंड डेजर्ट है? कौन सा है? पेंटागोनिया। पेंटागोनिया की बात करें तो ये एक तरीके से विंटर डेजर्ट है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा कोल्ड रहता है, कोल्ड होता है। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें तो भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? एसबीआई। एसबीआई एक तरीके से सबसे बड़ा बैंक है अगर हम पब्लिक सेक्टर की बैंक की बात करें, और उसके बाद फिर आता है पीएनबी, और भी काफ़ी सारे बैंक हैं। बैंकों की श्रेणियों की बात करें तो ये कुछ ऐसे प्रकार के होते हैं जैसे कमर्शियल बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, रीजनल रूरल बैंक, फॉरेन बैंक। बैंक के कार्य जो है वो डिपॉजिट्स, लोन, करेंसी एक्सचेंज, चेक एंड ड्राफ्ट सर्विसेज, ऑनलाइन बैंकिंग, ये सब बैंक के कार्य हैं। ठीक है, इसमें जो इनके जो लाभ हैं वो ये हैं कि ये सिक्योरिटी देता है, हमारे जो भी धन है, जमा धन है उनको सुरक्षा देता है, इंटरेस्ट रेट भी देता है अगर हम किसी भी उस पर मनी को हम बैंक में जमा करवाते हैं तो ब्याज मिलता है, और फाइनेंशियल सर्विसेज भी प्रोवाइड करवाता है अन्य तरीके की। एसबीआई की बात करें तो एसबीआई की जो स्थापना है वो 1955 में हुई थी। कब हुई थी? 1955 में। और ये भारत का सबसे बड़ा बैंक है। और आरबीआई की बात करें तो आरबीआई की जो स्थापना है वो 1935 में हुई थी। ठीक है, 1935 में मुंबई में इसकी नींव रखी गई थी। और जो अभी थोड़े दिन कुछ साल पहले डिमोनेटाइजेशन हुआ था यानी कि मुद्रा सुधार हुआ था, जो कि जिसमें 2016 में 500 और 1000 रुपये के नोटों का विमुद्रीकरण किया गया था। ठीक है, यानी कि डिमोनेटाइजेशन किया गया था। अब जैसे वर्तमान में कई ऐसे डिजिटल संसाधन आ गए हैं जिससे कि लेन देन की प्रक्रिया काफ़ी आसान हो गई है, जैसे कि यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, और आईएमपीएस, इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज। ऐसे डिजिटल माध्यम के कारण लेन देन बहुत आसान हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कौन सा है? तो नॉर्टन एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है जो कि काफ़ी सारे लैपटॉप, स्मार्टफोन इनमें यूज़ होता है। और एंटीवायरस सॉफ्टवेयर एक प्रकार का कंप्यूटर प्रोग्राम होता है। इसका जो मेन उद्देश्य है वो कंप्यूटर, लैपटॉप, स्मार्टफोन या जो भी अन्य डिजिटल उपकरण है उनको वायरस, मेलवेयर हो गया, स्पाईवेयर, ट्रोजन या अन्य प्रकार के खतरनाक सॉफ्टवेयर से सुरक्षा प्रदान करवाना होता है। ठीक है, जो एंटीवायरस का कार्य है वो वायरस की पहचान करना और उसको नष्ट करना होता है, यानी सिस्टम को प्रोटेक्ट रखता है और सॉफ्टवेयर अपडेट करता है।
एंटीवायरस की बात करें तो कुछ ऐसे एंटीवायरस हैं जैसे नॉर्टन एंटीवायरस, मैकेफी एंटीवायरस, कास्पर स्काई एंटीवायरस, एवीजी एंटीवायरस, ठीक है, बाइट फाइंडर एंटीवायरस, ये सब एंटीवायरस के टाइप्स हैं। क्वेश्चन नंबर 22 आता है, 21 जून को क्या मनाया जाता है? 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाता है, ठीक है, इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाता है 21 जून को। अगर हम इसकी बात करें 2024 में इसकी जो थीम थी वो क्या थी? वो थी योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी, योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। प्रसिद्ध संगाई महोत्सव पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य द्वारा आयोजित किया गया? ये है मणिपुर। मणिपुर में संगाई महोत्सव आयोजित किया गया था। अब बात करते हैं कुछ ऐसे फेस्टिवल्स की जो कि इसी टाइम अन्य जगहों पर भी होते हैं, यानी कि जो इम्पोर्टेंट फेस्टिवल हैं स्टेट वाइज उनको भी देख लेते हैं, कैसे कि पोंगल तमिलनाडु में, ओणम केरल में, बैसाखी पंजाब, दुर्गा पूजा वेस्ट बंगाल, लोहड़ी पंजाब हरियाणा दिल्ली, और गुड़ी पड़वा जो है वो महाराष्ट्र में होता है, ठीक है। तो ऐसे काफ़ी सारे फेस्टिवल्स हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने पहली बार कौन सी व्यवस्था दी? ये दी थी प्रांतीय स्वायत्तता की। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि पहली जो रेल लाइन है वो बॉम्बे और ठाणे के बीच में कब शुरू की गई? ये की गई 1853 में, ठीक है। प्रश्न 26, ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु मौजूद होते हैं? ओजोन के एक अणु में 3 परमाणु मौजूद होते हैं। आपने जैसे एक इसका जो रासायनिक स्ट्रक्चर है वो होता है O3, यानी कि ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के 3 परमाणु होते हैं, ठीक है। कुछ इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं, वो ये हैं कि ओजोन लेयर की बात करें तो ये मुख्य रूप से पृथ्वी के वायुमंडल की स्ट्रेटोस्फेयर में पाया जाता है, जो कि हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण कार्य करती है। जैसे कि ये अल्ट्रा वायलेट जो विकिरण है उनसे सुरक्षा प्रदान करती है। ओजोन परत का जो मुख्य कार्य है वो सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणें, यानी कि अल्ट्रा वायलेट जो रेडिएशंस होती है उनको एब्जॉर्व करने का काम करती हैं, क्योंकि ये किरणें जो हैं वो मानव स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होती है, जैसे कि स्किन कैंसर, आंखों की समस्याएं, ये सब। ओजोन परत का जो क्षरण है वो कुछ मानव की जो गतिविधियां हैं, जैसे कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का उत्सर्जन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFCs का उत्सर्जन, इनसे ओजोन परत का क्षरण हो रहा है। ओजोन परत का जो सबसे बड़ा जो क्षरण है, यानी कि उसका जो एरोजन है, वो सबसे पहले 1970 के दशक में देखा गया था। विशेष रूप से अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र मिला था। 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत दुनिया के देशों ने CFCs यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को और अन्य ओजोन क्षारीय रसायनों के उपयोग को कम करने का संकल्प लिया, जिससे कि ओजोन परत की रक्षा हो सके। ओजोन का जो प्राकृतिक निर्माण तब होता है जब सूर्य की पराबैंगनी किरण ऑक्सीजन अणुओं यानी कि O2 से प्रतिक्रिया करती है, जिससे कि ओजोन O3 बनती है, ठीक है। जब ऑक्सीजन सूर्य के जो नेचुरल रेडिएशंस हैं, पराबैंगनी किरणें हैं, उनसे जब ये रिएक्शन करती है तो ओजोन गैस का निर्माण होता है, O3 बनता है, ठीक है। अब जैसे अन्य उपयोग की बात करें तो ये ओजोन जो है वो जल को शुद्धिकरण करने में, प्रदूषण नियंत्रण में और चिकित्सा में भी यूज़ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी के रूप में भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में किसकी ऋण के संवितरण में सबसे अधिक हिस्सेदारी वाणिज्यिक बैंकों में है? यह है कृषि। कृषि जो है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। किसमें? हिस्सेदारी में, मतलब जो भी हमारे कमर्शियल बैंक की जो प्रोसेस, इनकी जो मॉनिटरिंग सिस्टम है, या फिर सॉरी कमर्शियल बैंक्स का जो भी सिस्टमेटिक लेन देन है, वो सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर पर डिपेंड करता है। बैंकों की बात करें तो टोटल जो है वो 12 सरकारी बैंक हैं, यानी पब्लिक सेक्टर बैंक हैं, जिनमें भारतीय स्टेट बैंक यानी SBI, जिसकी स्थापना 1955 में हुई थी, और ये सबसे बड़ा सार्वजनिक बैंक है।
दूसरा सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है वो है बीओबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, जिसकी स्थापना 1908 में हुई थी। ठीक है। और तीसरा बैंक है पंजाब नेशनल बैंक, पीएनबी, जिसकी स्थापना 1894 में हुई थी। 1894 में हुई थी। चौथा बैंक आता है केनरा बैंक। ठीक है, केनरा बैंक, इसकी स्थापना 1906 में बेंगलुरु में हुई थी। पीएनबी की जो स्थापना है, ये मतलब अगर हम बात करें जो मेन बैंक है, सबसे बड़े बैंक, वो एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा और पीएनबी, इन तीनों के बारे में आप ध्यान रखिए। एसबीआई की स्थापना हुई थी 1955 में, बैंक ऑफ बड़ौदा की हुई थी 1908 में, और पीएनबी की स्थापना हुई थी 1894 में। नेक्स्ट आता है 29 क्वेश्चन, भोजन के पाचन में क्या मदद करता है? लार। यानी कि हम कह सकते हैं कि भोजन का जो पाचन है वो मुंह से ही शुरू होता है और मुंह में सलाइवा होता है जो कि डाइजेस्ट करने के काम आता है। भोजन की जो फर्स्ट स्टेज है उसको डाइजेस्ट करने की, वो हमारे मुंह से ही शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसमें सलाइवा होता है जो कि भोजन को पचाने में मदद करता है। एडीबी का मुख्यालय कहाँ पर है? फिलीपींस में। क्वेश्चन नंबर 31, एएसआई द्वारा घोषित महत्वपूर्ण राष्ट्रीय स्मारकों की सूची में दक्षिण भारत में अग्रणी स्थान किसे प्राप्त है? ये है कर्नाटक। कर्नाटक सबसे नंबर 1 पर है आर्कियोलॉजिकल सर्वे के अकॉर्डिंग। किस राजा ने चौथी बौद्ध परिषद का आयोजन किया? ये किया कनिष्क ने। बात करें पहली बौद्ध परिषद की तो ये राजगृह बिहार में, दूसरी बौद्ध परिषद वैशाली बिहार में हुई थी, तीसरी बौद्ध परिषद हुई थी श्रीलंका के मेहनतले में, चौथी हुई थी वाराणसी उत्तर प्रदेश में, और पांचवी बौद्ध परिषद हुई थी बर्मा म्यांमार में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कोरोमंडल तट किन दो राज्यों की ग्रह भूमि है? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। बात करें और अन्य तटों की तो जैसे मालाबार तट हो गया। मालाबार तट यह है केरल राज्य में स्थित है और अरब सागर से जुड़ा हुआ है। कच्छ का तट गुजरात राज्य में स्थित है और अरब सागर के किनारे है। उत्तरी बंगाल तट ये पश्चिम बंगाल में सागर द्वीप के पास स्थित है। ठीक है, तो इस तरह के अन्य कई तट हैं। यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। ये जो हमने क्वेश्चंस किए हैं ये प्रीवियस ईयर एनटीपीसी आरआरबी एनटीपीसी में क्वेश्चंस आए हुए हैं, और जब आप इन क्वेश्चंस को रिवाइज मोड पर देखेंगे तो और बेहतर आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। गाइस, हमने हर एक क्वेश्चंस की पूरी डिटेल के साथ चर्चा की है जिससे कि ये समझने में बेहतर आसानी हो सके आपको, और बाद में इसको रिकॉल करने के लिए भी आपको आसानी हो सके। यहाँ तक बने रहने के लिए आपको धन्यवाद।